Thank you for reminding. Okay. So we have started transistors today, and transistors have mainly two types. One are called BJTs, the other one are called FETs. Okay. For BJTs, we have there are two types, NPN and PNP, right? You are familiar with N-type material, P-type materials, okay? So if these three regions are combined, okay, they form a transistor. Right? Similarly, इस केस में भी आप दो P regions को और एक N region को आप combine करें, then there would also be a transistor in the result, ठीक है? And the transistors are used to control the switch, ठीक है? So just as a उसको आप ऑन ऑफ मोड में यूज करते हैं, लेकिन उसका कंट्रोल आपके पास नहीं होता. ट्रांजिस्टर में यू हैव थर्ड टर्मिनल एडेड विच इज यूज टू कंट्रोल द स्टेट ऑफ द स्विच. उसको आप स्विच को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं. जस्ट लाइक आप डिजिटल जो एप्लीकेशन हैं, आपके जितने भी लॉजिक गेट्स हैं, आपके प्रोसेसर्स हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, इसके अंदर प्रोसेसर है, मेमोरीज हैं एंड सो ऑन, जितने भी फंक्शनैलिटीज हैं डिजिटल एप्लीकेशन के अंदर, उन सब में the only device that is used is 99% उसमें कौन सी डिवाइसेस होती है जो कि सारे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करे? ट्रांजिस्टर. ठीक है. ट्रांजिस्टर. और ट्रांजिस्टर इन डिवाइसेस में ट्रांजिस्टर जो है वो एज अ स्विच काम करता है. ठीक है. टोटली लॉजिक 0-1. सही. 0-1 से आप फैमिलियर हैं. जितने भी आपकी जो डाटा है मेमोरी में सेव हो रहा है, ठीक है ना, वो स्ट्रीम्स ऑफ जीरोस एंड वंस हैं. ठीक है ना. 0-1 0-1 0-1 1-1 1 0 0 0 0. ठीक है ना. उसको फिर आप कोड बनाते हैं, कोई ASCII कोड्स हैं उसके, और डिफरेंट जो है ना आपके कोडिंग है उसमें. ठीक है. तो 1-0 का पैटर्न 8 बिट एक वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस वर्ड से क्या बनता है. ठीक है ना. लेटर्स हैं ABC 1 2 3. ठीक है. तो मैजिकल चीज़ है ये कि सारी चीज़ें 1-0 के ऊपर हैं. ठीक है. और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, हार्डवेयर कॉन्सेप्ट उसके पीछे, डिवाइसेस कौन से यूज हो रही हैं, दे आर ट्रांजिस्टर्स. ठीक है. तो आजकल की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके अंदर these devices are there in a very small area in millions of numbers. ठीक है. even billions of numbers. ठीक है ना. तो लाखों में और करोड़ों के अंदर अरब, ठीक है ना, बिलियंस में ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं दे आर फैब्रिकेटेड विद इन अ स्मॉल चिप. ठीक है. तो इन सारी जो टेक्नोलॉजी के अंदर ट्रांजिस्टर जो हैं वो एज अ स्विच काम कर रहे हैं. और स्विच जो है ना दैट हैज टू स्टेट्स, आइदर इट इज ऑन और ऑफ. ठीक है. सो इट रिप्रेजेंट्स अ लॉजिक which is either 1 or 0. So when the switch is on, it would represent one logic level, and when the switch is off, it represents the other logic level. ठीक है. just like इसमें दो जो आपकी हैं क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन है, आइदर 1 और 0. तो स्विच की भी दो स्टेट्स हैं, आइदर ऑन और ऑफ. ठीक है. अच्छा, इन डिवाइसेस को जो आपकी इस टेक्नोलॉजी के अंदर कौन सी डिवाइस एज अ स्विच यूज हो रही है, दिस वन और दिस वन? इसका कोई आइडिया है? जो बीजेटी जो आईसीज हैं उसमें कौन से ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं, बीजेटीज यूज हो रहे हैं या मॉसफेट्स? मॉसफेट्स है. मॉसफेट्स यूज हो रहे हैं. वेरी गुड. बिल्कुल ठीक है. तो उसमें मॉसफेट्स यूज हो रहे हैं. एंड मॉसफेट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस. ठीक है. बीजेटीज आर करंट कंट्रोल डिवाइस. ठीक है. तो इनको इंशाल्लाह हम 1 by 1 पढ़ेंगे. बीजेटीज की भी अपनी एप्लीकेशन हैं, यूज हैं. ठीक है ना. बट वी विल कवर बोथ ऑफ देम इन दिस कोर्स. ठीक है.
तो मेन ऑब्जेक्टिव दोनों का सेम है, दोनों ट्रांजिस्टर्स ही हैं और दोनों का एक ही पर्पज है, टू कंट्रोल द स्विच, एंड both types of transistors have 3 terminals, ठीक है, mainly, right? So these are the 3 terminal devices. इसके अलावा 4 terminal devices भी होती हैं, 5 terminal devices भी होती हैं, ठीक है, थायरस्टर्स वगैरह, ठीक है, SCR वगैरह, उनके नाम शायद आपने सुना हो, जो आपके जो पावर एप्लीकेशन में जो हाई पावर को कंट्रोल करना है तो वहाँ पे थायरस्टर्स यूज होते हैं, ठीक है ना, 4 लेयर डिवाइसेज या 5 लेयर डिवाइस। आपके जो फैन के अंदर डिमर है ना, डिमर के अंदर जो डिवाइस होती है वो आपकी 4 टर्मिनल डिवाइस होती है, 5 टर्मिनल डिवाइस, ठीक है। तो ये जो डिवाइसेस हैं ये मेनली लो वोल्टेज के ऊपर चलती हैं, ठीक है ना, लो वोल्टेज को हैंडल करती हैं, हाई को भी करती हैं कुछ, ठीक है, वो स्पेशल पर्पज के लिए। तो ये आपके प्रोसेसर में जैसे आपके ट्रांजिस्टर्स हैं, इनको ऑन ऑफ करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, डीएलडी के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं आप, वहाँ पे आप देखते हैं 5 वोल्ट के ऊपर आईसी को ऑन करते हैं, 5 वोल्ट। इवन प्रोसेसर जो है ना वो आपके 2.1 वोल्ट के ऊपर भी काम करते हैं, 1.1 पे भी करते हैं, ठीक है, राइट। तो ट्रांजिस्टर इज एसेंशियली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस, ठीक है ना, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इम्पोर्टेंट है, और इसका जो कंसेप्ट है वो हम डायोड से ही लेके आगे चलेंगे, ठीक है। इफ़ यू आर नाउ कंफर्टेबल के डायोड कैसे काम करता है, उसमें जंक्शन कैसे बनता है, फिर जंक्शन के अंदर करंट कैसे फ्लो करता है, फॉरवर्ड रिवर्स माइनॉरिटी मेजॉरिटी, करंट फ्लो का मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो बीजेटीज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बीजेटीज में हम पहले ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन देखेंगे, ट्रांजिस्टर बनेगा कैसे, ठीक है। मैं आप सीक्वेंस बता रहा हूँ आपको, ठीक है, किस तरह से हम इस डिवाइस को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और इंशाल्लाह समझ भी लेंगे एट द एंड ऑफ द टाइम, एट द एंड ऑफ द कोर्स। डिवाइस की कंस्ट्रक्शन से लेके चलेंगे, फिर हम उसको वोल्टेज अप्लाई करेंगे, उसको बाइस करेंगे, ठीक है। जब हम उसको वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसमें जो जंक्शंस हैं, जो जंक्शन बनेंगे वो अब इधर फॉरवर्ड, उसमें से करंट फ्लो करेगा, ठीक है, अगर फॉरवर्ड है तो, अगर रिवर्स है तो करंट को ब्लॉक करेगा जंक्शन, ठीक है। तो हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, बाइसिंग, और उस डिवाइस की फंक्शनैलिटी को अंडरस्टैंड करेंगे कि इसमें करंट फ्लो का मैकेनिज्म क्या, किस तरह से करंट चलता है, ठीक है, और फिर उस करंट को कंट्रोल कैसे करना है 2 टर्मिनल्स के दरमियान तीसरे टर्मिनल को यूज करते हुए, ठीक है। उसमें से करंट कैसे, कब करंट फ्लो करेगा, काम नहीं करेगा, ठीक है, डिवाइस कब ऑन होगी, कब ऑफ होगी, तो वो होगी वोल्टेज अप्लाई करने से, ठीक है। उसके बाद हम उसकी करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, क्योंकि इसमें 3 टर्मिनल्स हैं, तो इसमें देयर वुड बी सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, सिंपल एक करेक्टरिस्टिक नहीं होगी। जैसे डायोड था, डायोड 2 टर्मिनल्स थे उसमें, तो यू हैव सीन द डायोड करेक्टरिस्टिक्स, तो उसको 2 टर्मिनल्स के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट कैसे चलेगा, फॉरवर्ड करते थे तो करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता था आफ्टर 0.7, और रिवर्स करते तो करंट वाज स्टेइंग एट 0, ठीक है। देन आफ्टर लुकिंग इनटू द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, we will start developing the circuits, ठीक है, उससे हम सर्किट के ऊपर आएंगे कि इसकी एप्लीकेशन के ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक को समझ लेंगे, डिवाइस कैसे बिहेव करता है, अब मैं उसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो यूज़ करने के लिए मैं उसकी एप्लीकेशन के ऊपर आऊँगा कि मैं इसको कैसे कहाँ यूज़ कर सकूँ। जैसे डायोड को जब आपने कैरेक्टरिस्टिक समझ ली तो आपने क्या किया, उसको एज अ रेक्टिफायर के तौर पे यूज़ करना शुरू किया कि डायोड एज अ रेक्टिफायर कैसे काम करेगा, ठीक है। फिर और एप्लीकेशन आपने देखी साथ साथ, ठीक है ना। तो हम जब एप्लीकेशंस पे आएंगे तो एप्लीकेशन में हमारा जो ज़्यादा फोकस होगा वो होगा ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर टू स्टार्ट विद, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर को हम 2 डोमेन्स में यूज़ करते हैं, एक डिजिटल डोमेन में, जैसे आपको मैंने बताया ऑन ऑफ मोड में, ठीक है, और एक एनालॉग मोड में भी इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। एनालॉग सिग्नल्स अगर हैं तो उनको जब आप प्रोसेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप उसको यूज़ करते हैं एज एन एम्पलीफायर। तो ट्रांजिस्टर की जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स,
इसमें हमारे पास, इसको मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ 2 डोमेन्स के अंदर, ठीक है। एक आपकी डिजिटल है और एक है एनालॉग, ठीक है। इसको UGE भी लिखते हैं बाद में, एनालॉग, ठीक है। डिजिटल में आपकी आईसीज वगैरह आ जाते हैं, डिजिटल आईसीज, ठीक है। राइट। और आपकी जो प्रोसेसर्स वगैरह हैं, ठीक है। एनालॉग में आपके, इसमें भी एनालॉग आईसीज भी होती हैं, ठीक है। आईसीज प्लस, ठीक है, आपके एम्पलीफिकेशन। एनालॉग में इसको हम आईसीज भी, इससे एनालॉग आईसीज भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और फॉर एम्पलीफिकेशन आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। So in this domain it is used for digital signal processing, and in this domain it is used as analog signal processing, ठीक है। तो इसको कहते हैं DSP, ठीक है ना, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। ये एक फुल फ्लैज कोर्स भी आपने पढ़ना है लेटर ऑन, ठीक है। और इसमें आपके पास एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर की कितने टाइप्स के ट्रांजिस्टर हैं आयशा? कौन कौन से? BJTs एंड FETs, ठीक है। कौन सी डिवाइसेस ज्यादा यूज होती हैं? MOSFETs। डिजिटल एप्लीकेशंस में MOSFETs ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। और BJTs भी यूज होते हैं कोर्स, ठीक है, लेकिन मेनली आपके MOSFET यूज होते हैं। और एनालॉग एप्लीकेशंस में भी MOSFETs को भी यूज कर सकते हैं और BJTs को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कौन सी किस टाइप की एप्लीकेशंस में आप ट्रांजिस्टर यूज करते हैं? 2 मेन टाइप्स की, डिजिटल डोमेन में भी इन डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं और एनालॉग डोमेन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बुरहान, ट्रांजिस्टर की कहाँ पर की एप्लीकेशन है? डिजिटल डोमेन में भी है और एनालॉग डोमेन में भी है, ठीक है। तो आपके अराउंड जितनी भी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हैं उनको आप मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल, और दोनों एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एनालॉग की क्यों जरूरत पड़ती है हमें? डिजिटल की तो जरूरत पड़ेगी, कंप्यूटर चाहिए। एनालॉग एम्पलीफिकेशन के लिए सर जी। एम्पलीफिकेशन, ठीक है, एम्पलीफिकेशन हमें चाहिए, लेकिन एनालॉग सिग्नल्स कहाँ पे आपके पास प्रेजेंट होता है? डिजिटल तो आप देख रहे हैं 1-0 ये स्ट्रीम्स होती हैं जो आप गेट्स के थ्रू जनरेट करते हैं। एनालॉग सिग्नल कहाँ से प्रोड्यूस होता है? सर जब हमारे पास एसी वो होता है, सोर्स होता है, तो उससे हमारे पास एनालॉग सिग्नल आता है ना। AC सोर्स किस तरह का, मतलब एनी एग्जांपल? वापडा AC सोर्स है। जी सर। वापडा के सिग्नल में कोई इंफॉर्मेशन है, मैं उसको एम्पलीफाई क्यों करूँगा? वो ऑलरेडी 220 वोल्ट्स है। रेडियो वेव्स सर। रेडियो वेव्स, बिल्कुल सही, रेडियो वेव्स हैं, ठीक है। कोई यस भी सर। अनाउंसर है, आपको अगर आपको खबरें पढ़ रहा है टीवी के ऊपर, तो पहले माइक्रोफोन से बोलेगा वो, तो माइक्रोफोन पहले जो आपकी वॉइस है वो खुद एनालॉग है, ठीक है, डिजिटल तो नहीं है ना, वो एक कंटिन्यूस सिग्नल है। और माइक्रोफोन जो उसको कन्वर्ट करेगा वो भी, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा वो भी एनालॉग होगा, ठीक है। जी सर। तो इस तरह से आपकी जो रियल वर्ल्ड है ना, एक्चुअली आपके अराउंड जितने भी फिनोमेना हैं, फिजिकल हैपनिंग्स हैं, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, आप बोल रहे हो, किसी एयर का प्रेशर चेंज हो रहा है, तो ये सारी जो क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये एनालॉग हैं, ठीक है। जी। जो लोगों ने जो सिस्टम बनाया वो डिजिटल बनाया, तो इसका मतलब है कि आपके नेचर से आपने कहाँ कन्वर्ट करना है? डिजिटल में कन्वर्ट, डिजिटल। क्योंकि डिजिटल सिस्टम जो है ना वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसमें नॉइज़ को आप, नॉइज़ कम होगा उसमें, ठीक है। इस तरह जी। की जो
एडवांटेजेस है ना वो डिजिटल में आपको बहुत सारे मिलता है। डिजिटल को रिकॉर्ड भी करना इजी है, यूएसबी पे रिकॉर्ड कर दिया, हार्ड डिस्क पे कर दिया, ठीक है। एनालॉग के लिए आप एनालॉग टेप्स यूज़ करते थे, वो मैग्नेटिक टेप्स यूज़ करते थे, ठीक है ना, उसके और प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। पहले टाइम पे एनालॉग आपको पता है कि सारा सिस्टम एनालॉग हुआ करते थे, कंप्यूटर्स के बाद फिर आपके डिजिटल आए, ठीक है। तो नेचर आपकी एनालॉग है और फिर आप उसको कन्वर्ट करते हैं डिजिटल में, ठीक है। तो एट द एंड जब आप डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद वापस नेचर पे वापस आते हैं, आप जब सुनना चाह रहे हैं, खबरें सुन रहे हैं, तो आपके कान किस फॉर्म में सुनेंगे, डिजिटल फॉर्म में सुनेंगे या एनालॉग में? एनालॉग फॉर्म में। तो एनालॉग फॉर्म में सुनेंगे, ठीक है। तो जी इसका मतलब किसी भी सिस्टम को फ्रंट एंड और बैक एंड, ठीक है ना, इनपुट और आउटपुट, इनपुट पे भी एनालॉग आ रही है, आउटपुट पे भी आपको एनालॉग चाहिए, तो आपको एनालॉग डिवाइसेस यूज करनी पड़ेगी। एनालॉग डोमेन भी उसमें इंक्लूड है किसी भी सिस्टम में, and this would be the part and parcel due to the nature, and this is the system that you have made, ठीक है, to enhance the performance, ठीक है। So it would be a mixture of both, and you need both types of devices and both types of functionalities from these devices, ठीक है। पिक्चर क्लियर हो रही है? लेकिन पिक्चर अभी बाकी यस सर। तो ट्रांजिस्टर्स को आप दोनों डोमेन में यूज करेंगे, ठीक है। और इस डोमेन में वो डिजिटल वर्ड में एज अ ऑन ऑफ मोड में यूज होगा और इस केस में वो एज अ एम्पलीफायर यूज होगा। तो हम ट्रांजिस्टर को जब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो टुवर्ड्स दैट एंड we will see how the transistor is used as an amplifier, ठीक है। then we will see how the transistor can be used to implement logic functions। जैसे डायोड में भी थोड़ा सा टच आपने देखा था कि उसमें भी गेट्स बन सकते हैं डायोड के, लेकिन ट्रांजिस्टर में ज़्यादा बेहतर उसकी परफॉर्मेंस होगी गेट्स की, ठीक है ना, पावर डिसिपेशन के पर्सपेक्टिव में, स्पीड के पर्सपेक्टिव में, यू नो जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं उसमें उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो किस चीज़ पे किस तरह से आप मेजर करते हैं? उसमें परफॉर्मेंस पैरामीटर किसी भी डिजिटल सिस्टम के, आप कहते हैं मैंने मोबाइल लेना, तो मेरा मोबाइल किस तरह से अच्छा कब होगा वो मोबाइल? जिसके अच्छा हिसाब मोबाइल से कौन सा होगा? जिसमें रैम ज़्यादा होगी, प्रोसेसर की स्पीड ज़्यादा होगी, हाई फ्रिक्वेंसी पे, ठीक है ना, हाई फ्रिक्वेंसी प्रोसेसर होगा, बैटरी कम कंज्यूम करे, ठीक है ना, जी सर। फीचर्स उसमें बहुत ज़्यादा हो, फीचर्स, ठीक है, सही है ना, सेंसर उसमें लगे हो बहुत सारे। इसका मतलब है कि बैक एंड पे इस सारी परफॉर्मेंस का ओरिजिन कहाँ पे है? ट्रांजिस्टर, जहाँ से ना ट्रांजिस्टर को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, डिवाइस का साइज रिड्यूस होगा, पोर्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगी, पावर डिसिपेशन कम होगी, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर के यस। इंप्रूवमेंट के साथ, तो अगर मैं बहुत पीछे चला जाऊँ स्टार्ट at the start of the 19th century, so in that era vacuum tubes were used, vacuum tubes, ठीक है। यस सर। ट्रायोड was used as a transistor, ठीक है। बिल्कुल, जो टीवी थे, ओल्ड टीवी, जिनको जब हम ऑन करते थे तो कोई 2-3 मिनट बाद डिस्प्ले आता था, सही है। तो जी उसमें जो सर। फिलामेंट होता था वो वार्म अप होता था, हीट अप होता था, ठीक है, फिर जो है ना उसके बाद ऑपरेट होता था, राइट। तो डिवाइस भी थी जिसको ट्रांजिस्टर कहते थे, उसके की क्या फंक्शनैलिटी होती थी? उसमें एक एनोड होता था, टर्मिनल, एक कैथोड होता था और एक ग्रिड होता था। एनोड और जी कैथोड के दरमियान ना जो ग्रिड है ना वो कंट्रोल करता था कंडक्शन को। तो जो फिलामेंट था वो हीट अप होता था, तो उसमें से वो आयनाइज होता था, उसमें पार्टिकल्स जनरेट होते थे,
वो एनोड पे कलेक्ट हो जाते थे, एनोड अगर पॉजिटिव है तो, ठीक है, इस तरह से सही कंडक्शन होता है, ठीक है। सही ठीक है सर। तो उनको ना उनके साथ पहला जो मसला ये था कि वो पावर हंग्री थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे। दूसरा मसला ये था कि वो उनका वेट ज़्यादा था, ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम ये था कि मोर और लेस वो मैकेनिकल टाइप थे, जैसे वो हीट अप होता था तो चलते थे, ठीक है। तो स्पीड का परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम था, स्पीड उनकी स्लो थी, ठीक है, और पोर्टेबिलिटी नहीं थी, ठीक है। ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड बाय scientist in 1947. Uh, इसमें जो कंट्रीब्यूटर्स हैं दे वर नॉट अ सिंगल पर्सन, देयर वर मोर देन वन पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे जो चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट पे उसने बताया कि विलियम शॉकले, जॉन ब्रैडन है, वाल्टर ब्रेटन, these are the three scientists. This is the era of these scientists, and they work on the transistor at Bell Laboratories, and they are co-inventors of the first transistor of the solid state material, ठीक है। सॉलिड स्टेट ट्रांजिस्टर जो था वैक्यूम ट्यूब के अगेंस्ट, इट वाज इन्वेंटेड बैक इन 1947, ठीक है, बाय दिस इन्वेंटर्स, ठीक है। सॉलिड यस स्टेट का क्या मतलब है? सॉलिड स्टेट का मतलब है कि एक सॉलिड मटेरियल को, जैसे आपके एलिमेंट हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, इन सॉलिड स्टेट जो मटेरियल्स हैं इनको यूज़ करके पहला जो ट्रांजिस्टर ना वो इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है, उसकी टेस्टिंग हुई, ठीक है। इसके पीछे इनकी ज़्यादा काफ़ी तरह रिसर्च होगी, ठीक है ना। तो इनका एक सेटअप था बेल लैब्स के अंदर, तो वहाँ पे उन्होंने देखा थर्ड टाइम इन्हें उसे कंट्रोल करना है तो वो कैसे होगी करंट, ठीक है। तो देन डिस्क्रीट ट्रांजिस्टर्स उन्होंने बनाया और उसके बाद फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स इन 1956। तो आप समझ लें कि उस टाइम के बाद अब तक जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से उसकी एवोल्यूशन हुई है, ठीक है, और कितनी इम्प्रूव हुई है, डिवाइसेस कितनी इम्प्रूव हुई हैं। और मैंने आपको बताया कि एक चिप के अंदर कितना ट्रांजिस्टर होते हैं, बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो एक यानी कि टाइम टू टाइम रिसर्च हो रही होती है, डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो डिवाइसेस इम्प्रूव होती रहती हैं। पहले जो है ना आपको नोकिया के फ़ोन जो आते थे 3310, ठीक है ना, वो बैटरी कंजप्शन की इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है ना, बैटरी कंज्यूम करते थे बहुत ज़्यादा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हुई डिवाइसेस, ठीक है, और प्लस जो है ना वो फंक्शनैलिटीज़ भी इम्प्रूव हुई, ठीक है ना। अब आपके स्मार्टफोन्स हैं और गैजेट्स हैं बहुत सारे, ठीक है, ग्राफिक्स हैं, तो बहुत सारे सिस्टम के अंदर ना ये सारी चीज़ें हैं। फिर आप उनको उनकी प्रोसेसिंग स्पीड, ठीक है, वीडियो प्रोसेसिंग, वॉइस प्रोसेसिंग, ये सारे जो ना जो आपके हैं डाटा प्रोसेसिंग के रिक्वायरमेंट्स, ये तभी पॉसिबल है कि आपके प्रोसेसर बहुत फास्ट हो, ठीक है। तो हिस्ट्री ज़रा इसकी देख लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा हिंट, आपको सिर्फ हिंट की ज़रूरत है, ठीक है। इस बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर उसने ये सारी डिटेल्स में दी है कि आप किस तरह से ट्रांजिस्टर में जो है वो आगे डेवलपमेंट्स हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन, ठीक है। तो एज वी हैव डिस्कस्ड कि हम बीजेटी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने उसकी कंस्ट्रक्शन को देखना कि कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, देन हम उसकी बाइसिंग को देखेंगे, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर कौन सा है जो टॉप पे नजर आ रहा है आपको, ये विजिबल है सबको? यस सर है। विच वन इज दिस? पीएनबी है, बाइपोलर जी, दिस इज बीजे बीजेटी एंड ऑफ टाइप पीएनबी। पीएनपी, ठीक है। यस तो सर। इसमें मतलब कि इसमें तीन रीजन्स हैं जिसपे पहले पी टाइप डॉपिंग हुई है, यहाँ पे सेंट्रल में एन टाइप डॉपिंग हुई है, और फिर आउटर साइड पे फिर अगेन पी टाइप डॉपिंग है। तो अगर आप एक सिलिकॉन क्रिस्टल ले लें
ठीक है, पीस ऑफ सिलिकॉन ले लें और इसमें ये 3 रीजन्स मार्क करें और वहाँ पे आप इन 3 रीजन्स स्पेसिफिक रीजन्स पे डॉपिंग करें डिफरेंट टाइप्स की। तो जब डॉपिंग करेंगे तो ये 3 रीजन्स बन जाएंगे। यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होगी होल्स की, यहाँ पे भी हाई कंसंट्रेशन होगी होल्स की, और यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज हैं यहाँ पे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू ना आप डॉपिंग करते हैं, ये डिवाइस कंस्ट्रक्शन इसकी होती है। तो इस ट्रांजिस्टर को फैब्रिकेट करने के लिए, ये प्रोसेस करने के लिए, इट इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसेस एंड वेरी सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस एंड वेरी कॉस्टली प्रोसेस, ठीक है। तो इस प्रोसेस को रन करने के लिए यू नीड $1 बिलियन इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी आपके लैब है, वहाँ पे इक्विपमेंट है और उसमें एक्सपर्ट्स हैं who perform these types to create these regions, ठीक है। इसमें मे भी आपने कोई इस तरह की सुनी हो वर्ड फोटोलिथोग्राफी, है ना, फोटोलिथोग्राफी, ठीक है ना। उसमें करते हैं कि इसके ऊपर पहले आप इस रीजन के ऊपर आप एक लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है ना। नाम अभी मुझे जहन में नहीं आ रहा। इस पूरे इस रीजन को एक्सपोज कर लेते हैं सेंटर वाले को, ठीक है, और इसके ऊपर ना बम्बार्डमेंट करते हैं आप जो आपकी इम्प्योरिटी की। अगर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है तो ये रीजन एक्सपोज होगा, ये रीजन कवर्ड होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे मतलब आप यहाँ पे इनको मास्किंग कर देते हैं, ठीक है ना, ये मास्क बना देते हैं इसके। ये पूरा प्रोसेस है फोटोलिथोग्राफी। टर्म नोट कर लें, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू go through that, you can visit it on YouTube or Google, फोटोलिथोग्राफी, ठीक है। तो मास्किंग करते हैं, फिर एक्सपोज करते हैं रीजन्स को, उसके बाद इसके ऊपर डिफ्यूजन करते हैं या आयन इम्प्लांटेशन करते हैं इम्प्योरिटी की, ठीक है। तो ये रीजन फॉर्म हो जाता है। होता ये सिंगल पीस होता है, लेकिन उसी सिंगल पीस को, जैसे मैं ये एक पीस ले लूँ सिलिकॉन का, ठीक है, एक पीस ले लूँ, राइट, इस पीस के ऊपर मैं 3 रीजन मार्क कर लूँ और उनको डॉपिंग कर दूँ, होता है कि पीस है, ठीक है। जब आप डॉपिंग कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पे ये इन रीजन्स के दरमियान एक जंक्शन बनता है, ठीक है। जो इनकी बाउंड्री होती है, इन बाउंड्रीज के ऊपर एक डिप्लेशन रीजन बनता है, ठीक है। तो एक डिप्लेशन रीजन यहाँ बनेगा, एक डिप्लेशन रीजन यहाँ बनेगा, ठीक है। डिप्लेशन रीजन का आपको पता है कि कैसे बनता है, डायोड में आप सीख चुके हैं, ठीक है। तो उसमें पहले डिफ्यूजन होती है, डिफ्यूजन के बाद डिफ्यूजन प्रोसेस रुक जाता है। उसकी वजह यह है कि जब डिफ्यूजन होती है तो यहाँ से होल्स इधर आ जाते हैं, पीछे नेगेटिव चार्ज रह जाता है, ये एक नेगेटिव लेयर बन जाती है यहाँ पे पी साइड पे, और एन साइड पे जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करके पी रीजन में जाते हैं तो एक पॉजिटिव लेयर बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव लेयर है, यहाँ नेगेटिव लेयर है, और वो यहाँ पे एक फील्ड बन जाएगी, स्टैटिक चार्जेस हैं ये, तो फील्ड की वजह से वो फर्दर जो मूवमेंट है उसको अलाउ नहीं करेंगे, ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो उसकी डिटेल आप डायोड के जंक्शन, पीएन जंक्शन के रिवाइज भी कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो। एनीवेज, ये जो 2 जंक्शंस बनेंगे, इन जंक्शंस के नाम क्या हैं, या उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो ये अभी जो ये प्लानर आपको फिगर नज़र आ रही है, एक्चुअल ट्रांजिस्टर इस तरह से नहीं होगा। उसको अभी मैं नहीं दिखा सकूँगा, बट या फिर मैं अभी बोर्ड पे दिखा देता हूँ, कंस्ट्रक्शन है। एक्चुअल ट्रांजिस्टर जो इस तरह से बन रहा होगा, ये पीस ऑफ रीजन है, उसमें एक आपके पास ये रीजन बनता है, एक आपके पास इस तरह का रीजन बनता है, और ये रेस्ट ऑफ द रीजन होता है, ठीक है। तो एक ये टर्मिनल होता है इसमें, एक ये टर्मिनल होता है और एक ये टर्मिनल होता है, ठीक है, 3 टर्मिनल, ठीक है।
तो ये समझ लें, ये आपका अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा तो ये पी रीजन है, ये बी लाइन रीजन है, और ये वाला भी पी रीजन है, ठीक है। अच्छा, इसमें होता ही है कि ये जो रीजन होता है इसको उसने नाम दिया एमीटर, ठीक है ना। इसमें से एक टर्मिनल बाहर ले लिया, इसको उसने कहा एमीटर। एक आउटर साइड का रीजन है, वहां से भी एक टर्मिनल उसने बाहर ले लिया, उसको उसने नाम दिया कलेक्टर। और एक जो सेंट्रल रीजन था सैंडविच्ड, उसमें से एक टर्मिनल बाहर ले लिया, ऊपर से ले लें या इधर से ले लें, उसका नाम रख दिया उसने बेस, ठीक है। So we have PNP transistor with emitter, base and collector terminals, ठीक है। जिस तरह से आपने डायोड जब पीएन जंक्शन बनाया था, डायोड में से एक टर्मिनल एनोड ले लिया था, दूसरा कैथोड ले लिया था। तो यहाँ पे भी आप उन रीजन से टर्मिनल्स बाहर ले लेते हैं। इन टर्मिनल्स को फिर आपने लेटर ऑन बाइसिंग के लिए यूज करना है, ठीक है। अच्छा, सेंट्रल जो रीजन है, सेंट्रल रीजन उसको कहते हैं बेस, चाहे वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है या एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर ये नीचे जो बना हुआ है एनपीएन, इसमें सेंट्रल रीजन पी टाइप है। पी टाइप का जो टर्मिनल है दैट इज कॉल्ड बेस, एंड द आउटर वंस आर, वन इज एमिटर, द अदर वन इज कलेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे तो एक जैसे नजर आ रहे हैं आपको एमिटर और कलेक्टर, लेकिन जब भी मैंने बोर्ड पे पिक्चर बनाई है उसमें एमिटर और कलेक्टर में फर्क होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस वन इज एमिटर, this sandwich region would be base, the outer region would be collector, ठीक है। तो एमिटर बेस कलेक्टर में एमिटर और कलेक्टर दे वुड बी डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। दे वुड बी डिफरेंट टर्मिनल्स, मींस एमिटर वुड ऑलवेज बी यूज्ड एज एमिटर, कलेक्टर वुड ऑलवेज बी यूज्ड एज कलेक्टर। आप ये नहीं कह सकते कि इसको आप एमिटर बना लें, इसको कलेक्टर, क्योंकि रीजन्स के जो विड्थ हैं, एरिया हैं, उनका फर्क है। तो सर एमिटर हम को अपना, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इन्हें कि ये एमिटर है और ये कलेक्टर है? ये मैं बताता हूँ अभी आपको। जी बीजेटी में आप मीटर से चेक कर सकते हैं। अगर आपको एक बीजेटी दिया हो और आपको एक मीटर के साथ टेस्ट करना हो, तो यू कैन टेस्ट दोज टर्मिनल्स यूजिंग डीएमएम, के मीटर कौन सा और कलेक्टर कौन सा एंड बेस कौन सा, ठीक है। तो ये लैब में हम इसको चेक करेंगे और कर भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो अब तीनों रीजन्स में क्या डिफरेंसेस हैं वो ज़रा मैं आप बताने लगा हूँ, ठीक है। एक तो ये आपने ये देखा होगा साइजेस का फ़र्क है। ये जो बेस रीजन है, इट इज़ वेरी थिन एज कम्पेयर टू द ओवरऑल डिवाइस। ओवरऑल डिवाइस का और इसका जो रेशो है वो अराउंड 150:1 बनता है, ठीक है। तो ये अगर 150 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक अगर टोटल 150 सेंटीमीटर है तो ये रीजन सिर्फ 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये जो भी मेजरमेंट आपकी है। और बेस आपका बहुत थिन होता है एज कम्पेयर टू द अदर रीजन्स, जैसे बोर्ड में भी आपको मैंने पिक्चर दिखाई थी। जो डॉपिंग है उनमें क्या फर्क होता है। जो एमिटर होता है दैट वुड बी हाईली डॉप्ड रीजन, इसमें जो डॉपिंग कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा रखी जाती है। मतलब यहाँ पे जो इम्प्यूरिटीज जो ऐड की जाती हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू द कलेक्टर रीजन ये ज़्यादा होगी, ठीक है। तो दिस वुड बी हाईली डॉप्ड रीजन एज कंपेयर टू दिस वन, दिस वुड बी लाइटली डॉप्ड रीजन, कलेक्टर वुड बी लाइटली डॉप्ड रीजन, ठीक है। और जो बेस है दैट वुड आल्सो बी लाइटली डॉप्ड रीजन, ठीक है। इसमें भी डॉपिंग कंसंट्रेशन लो होगी, जो पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज यहाँ ऐड की है इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, लो होगी, राइट। So यस this सर। is these are the differences between emitter and collector and base, right? अब हम देखते हैं कि इन डिवाइसेस को बाइस कैसे करना है, वोल्टेज कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो चूंकि इसमें दो जंक्शन हैं, वन जंक्शन इज कॉल्ड बेस एमिटर जंक्शन, ठीक है। बेस और एमिटर के दरमियान जो जंक्शन है दिस वन, दिस इज कॉल्ड बेस एमिटर जंक्शन।
The other one is called base collector junction. ठीक है, base emitter junction and base collector junction. Right? फॉलो कर रहे हो? यस सर। अस्सी बताओ, ये वाला जंक्शन कौन सा होगा जो ये बेस और एमिटर के दरमियान वाला? ये वाला, ये एक जंक्शन है ना? हाँ हाँ, ये बेस एमिटर जंक्शन, ठीक है। एंड दिस वन इज बेस कलेक्टर जंक्शन। बेस कलेक्टर जंक्शन, ठीक है। कर्सर नजर नहीं आ रहा? ये वाला, ये कर्सर है, ये बेस कलेक्टर जंक्शन, ठीक है। अच्छा, बुरहान इसमें बताओ बेस एमिटर जंक्शन कौन सा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? गलत, दरमियान वाला नहीं, ये लेफ्ट वाला, दिस ये जंक्शन। ब्लू और ग्रे के दरमियान एक लाइन है, ये जंक्शन है, ये बेस एमिटर जंक्शन ये है। ये जो दूसरा जंक्शन है, ये बेस कलेक्टर जंक्शन, ठीक है। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन के मैं इन दोनों जंक्शंस को वोल्टेज जब अप्लाई कर रहा हूँ, किस पोलैरिटी के साथ कर रहा हूँ, इन जंक्शंस की क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी। बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस कर सकता हूँ मैं, और रिवर्स बाइस भी कर सकता हूँ, ठीक है। और बेस कलेक्टर जंक्शन को भी मैं फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस कर सकता हूँ, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है सर। अगेन, ये बेस एमिटर जंक्शन, ये वाला बेस एमिटर जंक्शन है, इसका मैं फॉरवर्ड बाइस कर रहा हूँ, ये रिवर्स बाइस कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटीज है ना। जंक्शन को मैं हमेशा फॉरवर्ड या रिवर्स कर सकता हूँ ना। बासी साहब को प्रॉब्लम तो नहीं हो गया? नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो ऊपर वाला फिगर जो है जिसमें पीएनबी जंक्शन है जी, उसके अंदर हमारे पास जो कलेक्टर है उसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव है और एमिटर पे पॉजिटिव है टर्मिनल। तो नीचे वाले एनपीएन में हमने कलेक्टर को जो है वो पॉजिटिव कर दे दिया और एमिटर को नेगेटिव दे दिया। तो ये इससे कोई वो पड़ता है कि आप कोई फर्क पड़ता है या फिर आपकी चेंज कर सकते हैं पोलैरिटी? अभी ये जो पोलैरिटीज अभी दी हुई है ना बैटरीज की, जी इन दोनों कंडीशंस में जो बेस एमिटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड है और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स। अगर आप टॉप ऊपर वाले फिगर को देखो तो पी टाइप किससे लगा हुआ है? पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के, और एन टाइप नेगेटिव के साथ लगा हुआ। तो बेस एमिटर जंक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड बाइस। जी सर। और बेस कलेक्टर जंक्शन को देखो तो इसमें पी टाइप लगा हुआ है नेगेटिव के साथ, और पॉजिटिव लगा हुआ और है बेस के साथ। एन एन टाइप लगा हुआ है पॉजिटिव के साथ। तो ये जो यस सर। ये जंक्शन है, ये क्या हो जाएगा? रिवर्स बाइस। सही सर, ठीक। आप नीचे वाली फिगर में देखो तो इसमें बेस एमिटर जंक्शन में एन टाइप कनेक्टेड है नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव जी सर, और पी नेगेटिव के साथ टाइप लगा है पॉजिटिव के साथ। तो ये जंक्शन क्या है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड हो गए। ये फॉरवर्ड है। और जो बेस कलेक्टर जंक्शन है उसको देखो, ये सर रिवर्स है क्योंकि पी जो है वो नेगेटिव के साथ है और एन टाइप जो है वो उसके साथ है, पॉजिटिव के साथ है। तो फॉरवर्ड होगा या रिवर्स? सर ये रिवर्स होगा। रिवर्स होगा। तो दोनों केस में जो राइट वाले जंक्शन है वो दोनों केस में रिवर्स है, और लेफ्ट वाला जंक्शन दोनों केस में, इसका भी लेफ्ट जंक्शन, इसका भी लेफ्ट जंक्शन क्या है? फॉरवर्ड, Forward। ठीक है। सही सर। ये जरा नीचे स्टेटमेंट पढ़ो, ये वाले। One PN junction of transistor is reverse biased, whereas the other is फॉरवर्ड forward बाइस। biased, ठीक है। यस सर। So in order to use this transistor properly and to get something out of it, you always do this type of biasing, in which base emitter junction is forward biased and base collector junction is reverse biased.
अच्छा, इसका ना मैं क्विकली आपको आइडिया दूं कि ये होता क्यों इस तरह से करते हैं। आप जरा गौर से देखो तो अगर ये बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा इस जंक्शन में, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा अगर, तो करंट यहाँ से पी रीजन से चलेगा कन्वेंशनल करंट और एन रीजन में आएगा, ऐसे ही है। यस सर। जी, ये ऊपर वाली फिगर है, ये वाली, ये मैं बोर्ड पे बना देता हूँ ताकि आपको ना वहाँ से ज़्यादा क्लैरिटी हो। हाँ, नज़र आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ से जब ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस है तो यहाँ से करंट चलेगा पी रीजन से एन रीजन की तरफ, ठीक है। और जब एन रीजन में आएगा तो यहाँ पे इसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि करंट बेस टर्मिनल की तरफ चला जाए और एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से करंट आगे इस जंक्शन को क्रॉस करे और कहाँ आ जाए, इस पी रीजन में आ जाए। यहाँ से करंट चले और यहाँ पे पहुंच जाए या इधर आ जाए, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि जो इसका जो मेजॉरिटी पार्ट है ना, यहाँ से जो करंट चला था, इसका मेजॉरिटी पार्ट इस रीजन में आके पहुंच जाएगा, ठीक है। मेजॉरिटी करंट इधर आएगा। अब देखें करंट एमिट हुआ यहाँ से, तो इसलिए इसको कहते हैं एमिटर, ठीक है, क्योंकि जंक्शन क्या था, फॉरवर्ड। जंक्शन को आपने फॉरवर्ड किया था तभी करंट यहाँ से चलना शुरू हुआ। तो यहाँ से करंट चलना शुरू होगा एमिटर से, इसका मतलब यहाँ से करंट एमिट होना शुरू हुआ, ठीक है। और इसका मेजर पार्ट इस तरफ आया अगर तो कलेक्टर पे आ जाएगा वो, तो इट इज कलेक्टिंग द करंट, इज अ कलेक्टर ऑफ द कैरियर, so that is why it is called collector terminal. So emitter terminal and collector terminal, and the third one is the base terminal. ये इसकी बेस बना रहा है जो कि इसके करंट को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो बेस टर्मिनल वुड ऑलवेज बी द कंट्रोलिंग टर्मिनल फॉर द बीजेटी, चाहे वो पीएनपी है या एनपीएन है, दोनों ट्रांजिस्टर्स के लिए ये बेस टर्मिनल वुड बी द कंट्रोलिंग टर्मिनल। इस बेस टर्मिनल से ट्रांजिस्टर को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, या बेस पे सिग्नल देंगे तो कलेक्टर पे एम्पलीफाई होकर मिलेगा आपको। अब देखेंगे हम कि किस तरह से होता है, एम्पलीफिकेशन कैसे होती है ग्रेजुअली, ठीक है, ओके। तो ये जो बाइसिंग स्कीम है ना, जिसमें कि आप इस जंक्शन को फॉरवर्ड रखना है, इसको रिवर्स करना, इस स्कीम को अगर आप यूज़ करेंगे सिर्फ इसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपका ट्रांजिस्टर प्रॉपरली ऑपरेट होगा, ठीक है। करंट यहाँ से चल के आगे ट्रैवल करेगा, राइट। तो दिस इज यूज्ड फॉर प्रॉपर एक्शनिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर, ठीक है। अच्छा, ये ना इसने पिक्टोरियली आपको बताने की कोशिश की है, वही चीज़ जो अभी मैं बता रहा था कि पहले केस में उसने ना कलेक्टर साइड पे कोई वोल्टेज नहीं लगाई। तो ये एमीटर टर्मिनल है, ये बेस है, ये कलेक्टर के ऊपर कोई वोल्टेज नहीं लगाई, सिर्फ इन दोनों टर्मिनल्स के ऊपर वोल्टेज लगाई है, और वो इस तरह से लगाई है कि ये पीएन जंक्शन क्या हो जाए, फॉरवर्ड बायस हो जाए, ठीक है ना। अब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस आपको पता है कैसे होता है, आप पी टाइप के साथ पॉजिटिव लगा लें, एन टाइप के साथ नेगेटिव लगा लें, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी रीजन से एन रीजन की तरफ आएंगे और करंट इस लूप में फ्लो करेगा ऐसे, ठीक है। क्योंकि इस तरफ कोई बैटरी नहीं लगी हुई, इसकी वजह से यहाँ पे कोई करंट इस टर्मिनल में नहीं आएगा, जितना करंट आ रहा है वो इसी लूप में फ्लो करेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस्ड है तो मेजॉरिटी कैरियर करंट होगा, इसमें माइनॉरिटी करंट नहीं होगा। पार्ट बी में उसने क्या किया है कि उसने इनपुट साइड पे जो वोल्टेज है उसको उसने डिस्कनेक्ट कर दिया, और जो कलेक्टर साइड है वहाँ पे वोल्टेज कनेक्ट की है। लेकिन कैसे कनेक्ट किया है, इस तरह से कनेक्ट किया कि ये जंक्शन क्या हो जाए, रिवर्स बायस हो जाए, ठीक है। अगर ये जंक्शन रिवर्स बायस होगा तो इस जंक्शन में से मेजॉरिटी करंट फ्लो करेगा या नहीं, इस लूप में करंट फ्लो करेगा।
would there be any current in this loop? और कितना होगा करंट? कौन सा करंट होगा, मेजॉरिटी या माइनॉरिटी? जब भी जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं तो करंट फ्लो करता है, आइडियली जीरो करंट फ्लो करता है, प्रैक्टिकली लीकेज करंट फ्लो करता है, ठीक है, रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो करता है प्रैक्टिकली रिवर्स जंक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी करंट फ्लो करेगा दैट वुड बी वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड एंड वुड बी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, so it would be in picoamperes, microamperes, picoamperes या nanoamperes, ठीक है। तो only leakage current would flow. हाँ, ओके। और तीसरे केस में अब उसने क्या किया, तो दोनों बैटरीज कनेक्ट कर दिए। जब उसने दोनों बैटरीज कनेक्ट किए हैं तो what would happen now, any current that is flowing into the base emitter junction due to the forward bias base emitter junction, this current would be diverted into the collector side, ठीक है, and majority of the current emitted from the emitter terminal would be transferred to the collector. तो जो मैन वाइड एरो देख रहे हैं आप, उसकी जो विड्थ है वो कलेक्टर साइड पे भी तकरीबन उतनी ही है या उससे थोड़ी सी कम है। उसका एक थोड़ा सा लीक पार्ट है जो कि आपको ये एरो नीचे नज़र आ रहा है, ये बेस साइड पे डाइवर्ट हो रहा है and it is resulting into the base current, ठीक है। So emitter current would be having two components, one is the base current, the other one is the collector current, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि भाई आपने तो ये बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस किया था, तो आप कह रहे हैं जी करंट तो यहाँ पे फ्लो नहीं करना चाहिए रिवर्स बायस जंक्शन में, फिर लीकेज करंट होना चाहिए। तो यहाँ पे तो आप कह रहे हैं कि यहाँ तो करंट आपका अच्छा खासा फ्लो करेगा। वाई इज दैट कि यहाँ पे जंक्शन रिवर्स बायस है तो फिर करंट कैसे चल रहा है? जी इंजुला आप फॉलो कर रहे हैं? आयशा कहाँ चली गई? जी बुरहान, कोई बात क्वेश्चन समझ आया, प्रॉब्लम समझ आया कि मैं क्या पूछ रहा हूँ? रिवर्स में तो लीकेज करंट फ्लो करता है ना, वो तो पिको एम्पेयर्स में होता है या नैनो एम्पेयर्स में। यहाँ पे तो हम कह रहे हैं करंट आपका मिली एम्पेयर में या एम्पेयर्स में। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है? जब करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो कर रहा होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? वो तो हाई होता है, हमेशा एम्पेयर्स में भी जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो करंट आपका फ्लो कर रहा है इस जंक्शन में जो कि फॉरवर्ड बायस है, तो ये करंट हाई मैग्नीट्यूड का है और तकरीबन उतने ही मैग्नीट्यूड का करंट कलेक्टर में भी फ्लो कर रहा है जबकि जंक्शन रिवर्स बायस। तो ये मैं पूछ रहा हूँ कि ये कैसे, रिवर्स बायस में तो करंट फ्लो नहीं करता। ये ब्लैक जो ना दिखा रहा है रिवर्स डिप्लेशन रीजन, यहाँ पे डिप्लेशन रीजन कम है क्योंकि जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, यहाँ डिप्लेशन रीजन वाइड है क्योंकि ये रिवर्स बायस, बिल्कुल इस वजह से ना इसकी विड्थ ज़्यादा है। ये ब्लैक, तो मेरा क्वेश्चन है कि करंट ज़्यादा क्यों है यहाँ पे? इसको ना ज़रा गौर से ना आपने सोच के आना, बुक में इसका आंसर भी किया हुआ, ठीक है, इसको पढ़ना आपने कि ये कैसे है। जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपने मुझे बताना है कि सर उसके लिए ना मैं ये पेज बता देता हूँ कौन सा पेज आपने पढ़ना है। सर आपने क्या पूछा कि करंट ज्यादा? ये वाला जो पेज है ना इसके इस फिगर के बिल्कुल नीचे वाला, इसको आपने ना बड़े गौर से पढ़ना, ठीक है। तो जब आप आएंगे तो फिर ना मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताएंगे ये रिवर्स बायस जंक्शन में करंट इतना ज़्यादा क्यों फ्लो कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिस्टर एक्शन। ट्रांजिस्टर एक्शन ये है कि आपका करंट एमिटर से चलेगा और बेस में से होता हुआ कलेक्टर पे जाएगा, और ये चीज़ कैसे सपोर्ट होगी?
एमीटर से करंट चलाएगी ये बैटरी, जरा गौर से देखो, एमीटर से चलाएगी करंट को ये बैटरी, कलेक्टर पे जो करंट आएगा वो इस बैटरी की वजह से आएगा। सर जब मेजॉरिटी कैरियर्स जो हैं वो डिफ्यूज होकर मिनॉरिटी वाले रीजन में जाएंगे तो वो तो करंट ऑटोमेटिकली क्या करने ज्यादा फ्लो करेगा, क्योंकि वहां ठीक है, पे जो सही चार्जेस है। जो हैं वो ये थोड़ा सा आएंगे। ना टिपिकल चीज़ है, अगर आपने पहले से ट्रांजिस्टर को पढ़ा हुआ है तो फिर आप बड़े आराम से बता सकते हैं। बादशाह साहब आप काफ़ी हद तक क्लोज हैं, आई अप्रिशिएट योर रिस्पांस, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। तो यहाँ पे करंट, यहाँ पे जो कैरियर्स आएंगे वो माइनॉरिटी हो जाएंगे, और माइनॉरिटी एक्चुअली ये जो करंट है ना, इसका मैग्नीट्यूड इस वजह से बढ़ेगा कि यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी जी सर। बीच में। ओके, ये जो कैरियर्स आए थे ना एमीटर से, ये बेस पे जब जाएंगे ना तो बेस की रेजिस्टेंस बहुत हाई होगी, उसकी वजह के बेस रीजन थिन है। जब भी थिन रीजन होगा ना, लेंथ कम करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरा आपने इसकी डॉपिंग क्या रखी हुई है, लो। बेस रीजन इज लाइटली डॉप्ड, एमीटर रीजन इज हैवीली डॉप्ड। जब डॉपिंग लो यस। रखेंगे तो वहां पे रिकम्बिनेशन भी कम होगी, ठीक है। जी सर। तो अभी मैंने बिल्कुल बर्ड आई व्यू ट्रांसफर का दिया आपको, ठीक है, कि आपको पता चले कि ट्रांजिस्टर एक्शन क्या है, कैसे बाइस करना है, कौन से जंक्शन को फॉरवर्ड करना है, कौन से रिवर्स करना है। अब जब फॉरवर्ड करेंगे तो करंट कहाँ से चलेगा, और जिस जंक्शन को रिवर्स किया है जिस बैटरी के साथ, उसका क्या पर्पज़ है, वो किस तरह से करंट को यहाँ पे कलेक्ट करेगी, कलेक्टर करंट कैसे फ्लो करेगा। तो जब डिवाइस को आपने बाइस करना है, दोनों बैटरीज लगी होंगी, उसके बाद फिर इस डिवाइस में से करंट फ्लो करेगा और तीनों टर्मिनल्स पे करंट जा रहा होगा। जो यहाँ से करंट आ रहा होगा दैट वुड बी एमिटर करंट, यहाँ से जो इस टर्मिनल पे आएगा दैट वुड बी द कलेक्टर करंट, और जहाँ पे जो अमाउंट करंट की आएगी स्मॉल करंट, दैट वुड बी द बेस करंट। तो अगर मैं इन दोनों की रेशो देखूं, इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स को देखूं, तो कलेक्टर करंट वुड बी वे हायर देन द बेस करंट, but sum of these two current would always be equal to the emitter current, ठीक है। तो ये जो जी सर। ट्रांजिस्टर की ये वाली इक्वेशन है ना, ये हमेशा होल्ड करेगी कि एमिटर करंट वुड ऑलवेज बी द सम ऑफ कलेक्टर एंड बेस करंट, ठीक है। एमिटर करंट क्यों फ्लो कर रहा है, एमिटर करंट इसलिए फ्लो कर रहा है कि आपने उस जंक्शन को फॉरवर्ड किया। कलेक्टर करंट इसलिए फ्लो कर रहा है कि आपने उसको बैटरी लगाई है कलेक्टर साइड पे इस तरह से कि ये करंट को अट्रैक्ट करे। अब देखें यहाँ पे, यहाँ से चले क्या थे, मेजॉरिटी कैरियर्स कहाँ से थे, पॉजिटिव कैरियर्स थे। अगर ये पॉजिटिव कैरियर यहाँ आएगा, यहाँ पे लेट से पॉजिटिव कैरियर पड़ा होगा, तो ये नेगेटिव टर्मिनल्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना। जी सर। तो ये अट्रैक्ट होकर कलेक्टर में यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा, इस टर्मिनल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस करंट को सपोर्ट करेगा, ये पोलैरिटी इस सपोर्ट करेगी। लगा दूंगा तो ये करंट इधर आना बंद हो जाएगा, सारा करंट इसी में जाएगा, फिर यहाँ से आते बेस। हुए फिर बेस में चलेगा, इधर कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर मैं बैटरी नहीं लगाता तो भी करंट इसमें ये खाली रहेगा, करंट नहीं आएगा। और अगर मैं बैटरी उल्टी लगा दूं तो भी करंट नहीं आएगा। इसी पोलैरिटी के साथ ही करंट पॉसिबल होगा यहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो इस तरह से ये तीनों टर्मिनल्स काम करेंगे और इनमें से करंट इस फॉर्म में फ्लो करेगा। और जो कलेक्टर करंट है उसके दो पार्ट्स हैं, चूँकि कलेक्टर साइड आपके रिवर्स बायस था तो उसमें मेजॉरिटी करंट भी होगा और लीकेज माइनॉरिटी करंट भी होगा। इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, इन मोस्ट ऑफ केसेस हम इसको इग्नोर कर देंगे।
चलें जी, इसके बाद फिर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है और कॉमन एमिटर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है, और फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे आएंगे डिवाइस की, ठीक है। और कुछ पैरामीटर्स हैं ट्रांजिस्टर से रिलेटेड, अल्फा बीटा वगैरह में भी आपने नाम सुने हो, अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, ठीक है। सही। और फिर उसके बाद कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होगी और फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि डिवाइस को बाइस करना है और फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है। तो अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गई हैं तो फिर ना आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा, आप उसको फिर बड़े आराम से एज एन एम्पलीफायर देख सकोगे कि इसको एज एम्पलीफायर कैसे यूज़ करना है। तो बीटा बीटा का नाम सुना है? बीटा क्या होता है? जी सर। बीटा इज अ कांस्टेंट फैक्टर विच इज द रेशियो ऑफ आई सी ओवर आई बी। आई बी। तो कलेक्टर करंट और बेस करंट की जो रेशियो है दैट विल गिव मी द बीटा। फिर उसके बाद ना हम इंशाल्लाह फिर इनके रिलेशनशिप भी होते हैं अल्फा बीटा का आपस में, उसको डेवलप करेंगे, एक किस्सा से है। देन हम फिर बाइसिंग और नेक्स्ट चैप्टर पे हम जाएंगे, दिस इज कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो 3 टाइप्स की इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे, क्योंकि 3 टर्मिनल्स हैं ट्रांजिस्टर के। इन 3 टर्मिनल्स के लिए हमारे पास 3 कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर, ठीक है। और इसमें जो कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो उनके बिहेवियर सेम है, ठीक है। और कॉमन बेस और कॉमन एमीटर या कॉमन कलेक्टर, ये इनकी करेक्टरिस्टिक्स ज़रा डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो वी विल सी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ग्यारह बजे क्लास थी, 8 बजे नहीं थी। अच्छा, आपकी क्लास 8 बजे से चल रही है। चलो नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपको रेडी कर रहा हूँ ना। नेक्स्ट क्लास में आपने करना है क्या? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये 3 हमने पढ़नी है, 1 2 3। इसमें ये 2 जो है ना, इनकी करेक्टरिस्टिक्स सेम है, ठीक है ना, दे आर सेम। इसका मतलब अगर हम कॉमन बेस और इनमें से कोई एक स्टडी कर लें, ठीक है, तो ये तीनों कवर हो जाएंगे, सही है। सर्किट में क्या फ़र्क है कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर में? यहाँ पे देखें, कलेक्टर इज कॉमन, दैट इज कलेक्टर टर्मिनल इज कनेक्टेड एट ग्राउंड, इट इज कॉमन बिटवीन बेस एंड एमीटर, ठीक है। कॉमन बिटवीन बेस एंड एमीटर, इसमें इन दिस कैन बी इनपुट, दिस कैन बी आउटपुट, लेटर ऑन हम देखेंगे। एक टर्मिनल पे हम इनपुट देंगे, एक से आउटपुट लेंगे, और जो तीसरा टर्मिनल है वो दैट वुड बी कॉमन, तो दिस वुड बी कॉमन कलेक्टर। अब कॉमन बेस कैसे, कॉमन एमीटर कैसे नजर आएगी? अब देखें, इसमें एमीटर टर्मिनल दैट इज कॉमन, दैट इज ग्राउंडेड एंड बिटवीन बेस एंड कलेक्टर, so this would be common emitter configuration, ठीक है। इस तरह से अगर मैं बेस को कॉमन कर दूं, जैसे ये सर्किट है, इसमें बेस इज कॉमन ग्राउंडेड बिटवीन emitter एंड कलेक्टर, so this is common base configuration, ठीक है।
नेक्स्ट टाइम फिर हम ये करेक्टरिस्टिक देखेंगे कि इसमें कलेक्टर करंट और जो कलेक्टर के ऊपर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं बिटवीन कलेक्टर एंड बेस, अगर मैं कलेक्टर की वोल्टेज चेंज करता जाऊँ तो कलेक्टर के करंट किस तरह से वेरी करेगा, ठीक है। और कलेक्टर करंट कलेक्टर वोल्टेज पे किस तरह से डिपेंड करेगा, ठीक है। ये चीज़ बता रही है कि एमिटर करंट बेस एमिटर वोल्टेज पे कैसे डिपेंड करेगा। तो बेस एमिटर जंक्शन को आपने क्या किया था, फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस जंक्शन की करेक्टरिस्टिक क्या होती है, यही वाली होती है। जैसे डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो कैसी करेक्टरिस्टिक होती है, इस तक एक्सपोनेंशियल होती है। क्योंकि बेस एमिटर जंक्शन को भी आप फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक भी डायोड करेक्टरिस्टिक की तरह ही होगी, 0.7 पे जाके ये कंडक्ट करेगी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आपकी कम्प्लेक्स करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको डिटेल से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सिंपल है, आपको तो ये अंडरस्टैंडेबल है। इसमें बेस टू एमिटर वोल्टेज इंक्रीज करते जाएं, बेस एमिटर वोल्टेज का मतलब है ये वाली वोल्टेज, ठीक है, बेस और एमिटर के दरमियान ये वाली वोल्टेज। तो ये इस सप्लाई की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएं तो करंट जो है ना वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर देगा। 0.7 से अगर कम है तो ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस नहीं होगा, करंट जीरो होगा, उसके बाद करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। फिर हमने देखना है कि अगर मैं कलेक्टर के ऊपर जो वोल्टेज है ये वाली वोल्टेज, अगर मैं इसको जीरो रखूँ तो कलेक्टर करंट फ्लो करेगा, नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। तो करंट जीरो होगा। और अगर मैं एमिटर करंट को जीरो कर दूं और कलेक्टर के ऊपर वोल्टेज बढ़ाता जाऊं तो करंट फ्लो करेगा। सर क्या क्या? अगर मैं इस वोल्टेज को जीरो कर दूं, ठीक है, एमिटर साइड पे वोल्टेज को जीरो कर दूं तो एमिटर करंट क्या हो जाएगा, जीरो, इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा। लेकिन एमिटर करंट जीरो होगा जी जी बिल्कुल। तो इधर से कोई करंट नहीं आ रहा। अब मैं इस सप्लाई की वोल्टेज को इंक्रीज करता जाऊं तो कलेक्टर में से करंट फ्लो करेगा। सर असल में रिवर्स है वो। ये वाली फिगर देख लो, ये वाली, इसमें ये वाली फिगर। अब एमिटर में से कोई करंट नहीं आ रहा, ठीक है, एमिटर करंट मैंने जीरो कर दिया और मैं इस तो जगह की वोल्टेज में इंक्रीज करता जाऊं जीरो से तो कलेक्टर वो करंट, रिवर्स है ना? ये तो रिवर्स है, करंट फ्लो नहीं करेगा। नहीं तो करेगा, कितना करंट फ्लो करेगा, सिर्फ लीकेज करंट फ्लो करेगा। लीकेज फ्लो करेगा, तो क्योंकि मीटर मैं जीरो हो गया तो लीकेज फ्लो होगा। इस करेक्टरिस्टिक का ना ये जी इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि मैं इस एक्सिस पे कलेक्टर की वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ लेकिन मैंने एमिटर करंट को क्या किया हुआ, रखा हुआ, जीरो। जीरो रखा हुआ। क्या रखा हुआ, जीरो। अगर मैंने एमिटर करंट को जीरो रखा हुआ है तो कलेक्टर करंट इस एक्सिस पे क्या है, कलेक्टर करंट है, वो क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, या सिर्फ लीकेज करंट फ्लो करेगा, ये करंट, ठीक है। यस सर। एमिटर में से करंट आएगा तो कलेक्टर में से जाएगा, फिर वोल्टेज लगाएंगे कलेक्टर साइड पे तभी करंट कलेक्टर में जाएगा। तो कलेक्टर के करंट को फ्लो करने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, दो रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर वन, एमिटर करंट होना जरूरी, दूसरा कलेक्टर की वोल्टेज भी वहां पे अप्लाइड होनी जरूरी है, ठीक है। तो अब ये वाली जो दूसरी करेक्टरिस्टिक है ना, मैंने यहाँ से एमिटर करंट इंक्रीज किया थोड़ा, 1 मिली एम्पीयर करंट। अब मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन ये बाद में कांस्टेंट भी हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। और ये वाला पार्ट क्या दिखा रहा है इसको, ये ब्रेक डाउन दिखा रहा है। जी सर। ये वाली जो है ना, ये ब्रेक डाउन है ये वाला। तो वी बी BVCBO ये क्या चीज़ है, ये हम देखेंगे लेटर ऑन, ये CBO क्या चीज़ है। लेकिन ये BV का मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो इस पॉइंट से हम डिवाइस को आगे
इससे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, यस सर। इस तरह से अगर मैं एमिटर करंट और इंक्रीज कर दूं तो कलेक्टर करंट और ऊपर चला जाएगा, मजीद बढ़ाऊं तो और ऊपर चला जाएगा। तो एमिटर करंट को बढ़ाता जाऊं तो कलेक्टर करंट भी बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा। ठीक है, और उसकी रीज़न आपने यहाँ पे इस ग्राफ से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे करंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, यस। यहाँ से करंट कम दूंगा तो आगे भी करंट कम आएगा, क्योंकि इसी करंट से आगे निकलना है ये करंट और ये इक्वेशन आई सी प्लस आई। ठीक है, तो प्रीटी मच ये वाले जो करेक्टरिस्टिक्स है ना, बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसी करेक्टरिस्टिक आपको कॉमन एमिटर में भी मिलेंगे कि इसमें भी करंट आई बी जब ज़ीरो होगा तो सिर्फ लीकेज करंट फ्लो करेगा, आई बी को बढ़ाते जाएंगे तो आई सी भी बढ़ता जाएगा, और एक पॉइंट पे शुरू में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ये फ्लैट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इस रीजन में ये कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट क्यों होगा? जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे एमिटर करंट कांस्टेंट हो रहा था, वैसे ही वहाँ पे यहाँ पे कलेक्टर करंट कांस्टेंट हो रहा था, वैसे ही वहाँ पे भी कलेक्टर करंट कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो हाँ, इसको हम देखेंगे। इसमें ये रीजन्स कौन कौन से, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन और एक्टिव रीजन। ठीक है, इसको बाद में हम देखेंगे। अभी आपको ना वो गुस्से से देख रहे हैं कि यार क्यों सवाल कर दिया गलत टाइम पे, अभी तो सर मीटिंग लीव करने के प्लान बना लिया था। तो हमारे पास ऑनलाइन में मुदस्सर है और अब्बासी हैं, नजम है, और कैंपस क्लास के अंदर बुरहान है, असीब, अदनान, हमजला और आयशा और ऐसे। ठीक है जी, भाई साहब अटेंडेंस लगा लिया आपने? जी सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। मीटिंग को स्टॉप करते हैं।